ओके, लैंग्वेज वैरायटी में अभी मैंने जो पीडीएफ भेजा था आपको, उसी को शुरू कर रहा हूँ। आई मीन कि मैं शुरू कर रहा हूँ पिजिन को ही। ओके, पिजिन इसलिए पहले ले रहा हूँ कि पिजिन से क्रियोल बना है। जैसा कि मैंने पीडीएफ में भी ज़िक्र किया था, तो इसलिए मैं पहले पिजिन को ले रहा हूँ। इन्हें लैंग्वेज वैरायटी कहा जाता है। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ लैंग्वेज वैरायटी की बात करते हैं। लैंग्वेज वैराइटीज़ इसमें अभी हम बात करेंगे, पहले पिजिन और क्रियोल की बात करेंगे। पिजिन और क्रियोल की बात करेंगे। क्रियोल इसके बाद आता है। ओके, तो थोड़ा पहले पिजिन को पढ़ लेते हैं। I think you people know, or you should know that Pidgin is the first stage of Creole. Creole becomes the native language later, or the first language of the coming generation. But the first language is Pidgin. Pidgin जो पहली उत्पत्ति पिजन की हुई थी। ओके, तो जैसा कि मैंने पीडीएफ में भी जिक्र किया था, आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ पीडीएफ सबने डाउनलोड कर रखी होगी, उसको पढ़ लीजिएगा। वो थोड़ा आपको आइडिया दे देगी, राइट, आपको हेल्प करेगी। तो बाकी मैं हूँ ही, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस भी डाल दूंगा मैं बाद में, तो अगर पढ़ लीजिए, फिर पिजन के क्वेश्चंस वगैरह डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा इसमें। देखो, पहला पॉइंट ये आता है कि पिजन जो है इसकी उत्पत्ति मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे ज्यादा पॉसिबल चीज मानी जाती है शब्द से हुई है। और ये बिजनेस शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। हालांकि सभी लोग सहमत नहीं है, पर ज्यादातर लोग इस बात पर सहमत होते हैं, इसकी उत्पत्ति जो है बिजनेस शब्द से हुई है। ओके, सो पहला पॉइंट आप ये लेना चाहें तो ये मान लीजिएगा कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है, तो बिजनेस इज द वर्ड फ्रॉम विच वी गेट द वर्ड और द टर्म पिजन। तो बिजनेस वो शब्द है जिससे पिजन शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऐसा माना जाता है कि पिजन जो शब्द है, ओके, पिजन जो शब्द है, पिजन इज द करप्ट, आई शुड से करप्ट फॉर्म ऑफ द चाइनीज प्रोनाउंसिएशन, या चाइनीज ये भी कहा है, करप्ट भी कह सकते हैं, फॉर्म भी कह सकते हैं। ओके, चाइनीज प्रोनाउंसिएशन, जो चाइनीज उच्चारण है ऑफ द वर्ड बिजनेस। जो बिजनेस शब्द है उसका चाइनीज उच्चारण माना जाता है पिजिन को, जब ये उत्पत्ति हुई थी शुरुआत में। और एक बात और दी जाती है, कुछ लोग कहते नहीं, ऐसा नहीं है, ये गुलामों ने अपने सिंप्लीफिकेशन के कारण हुआ है। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि सम जो लिंग्विस्ट्स, कुछ जो भाषाविद हैं, ओके, सम लिंग्विस्ट्स, we can say some linguists hold the view that pidgin pidgin is the result of, or consequence of, the simplification of the standard language। बिकॉज इसका कारण क्या है, जो ये जो एक्चुअली बताता हूँ आपको, बिकॉज द वर्कर्स और लेबरर्स, जो लेबरर्स थे, जो श्रमिक थे, तब लेबरर्स वर नॉट हाईली एजुकेटेड। ओके, वे ज्यादा शिक्षित नहीं थे ना, पढ़े लिखे नहीं थे। सो दे काइंड ऑफ simplified or corrupted, right, simplified or corrupted the standard language, right, to their, or
to their utility. यूटिलिटी का मतलब उपयोगिता। अपनी उपयोगिता के लिए उन लोगों ने इस भाषा को करप्ट कर दिया। ओके, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने पीडीएफ पढ़ा, आप में से कितने लोगों ने पीडीएफ पढ़ा, ईमानदार से बताइएगा। आपको कसम है अपने अपने प्रिय व्यक्ति की, चाहे वो कोई भी हो, राइट? आपके घर परिवार का हो, बाहर का हो, जो भी आपका प्रिय व्यक्ति, उसकी कसम है। मुझे सच बताइए कितने लोगों ने पीडीएफ पढ़ा है। आई जस्ट वांट टू नो, आई एम जस्ट क्यूरियस एज टू यू नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव learned or just read the PDF file that I sent you on Telegram or on your WhatsApp group? कितने लोगों ने पढ़ा, ईमानदारी से बताइए। I just want to know. Let me know, please. How many of you have just gone through the PDF material? Okay. ईश्वर कहता है स्टार्टिंग की थी। ओके, गुड। आप में से किसी ने नहीं पढ़ा जहां तक मुझे विचार, अमित? ओके, कोई नहीं, कूल, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, कोई नहीं, वैसे वही था, पर अगर आपने पहले पढ़ रखा कोई नहीं, वो तो काइंड ऑफ एक तरह से ब्रश अप थोड़ा हो जाए। आई मीन थोड़ा सा आपका, आप उसको देख लें जब भी फुर्सत मिले। थोड़ा पढ़ने की आदत डाला करो, आप टाला मत करो। आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो अभी पढ़ रहे हो ना आप लोग, तो इसलिए पढ़ने की आदत डालें सभी लोग। ओके, उसको पढ़ने की आदत। हाँ, इस बार वो समझ तो इसलिए नहीं आया, पहली बार पढ़ रहे हो ना आप, इसलिए समझ नहीं आता पहली बार पिजन क्या है। आप जैसे पढ़ लोगे यहाँ पर एक बार, तो फिर आपको वो पीडीएफ पढ़ने में आसान लगेगा। एक बार यहाँ पढ़ लोगे ना यहाँ सामने, तो आपको इजी लग जाएगा थोड़ा सा वो, ठीक है? ओके, देखो एक चीज और माना जाता है कि जो पिजिन है, कोई बात नहीं, कूल डाउन। तो जो पिजिन है, पिजिन इज कंसिडर्ड या ऑल्सो कंसिडर्ड, अभी समझा देता हूँ इजी भाषा में और देखो समझ में आ जाएगा। इज कंसिडर्ड द, वी कैन ऑल्सो कंसिडर द, we can say the result of, okay, the result of slavery or serfdom। इसे जो दासता या गुलामी की जो परंपरा चली, ठीक है, बाय द यूरोपियंस, यूरोपीय लोगों के द्वारा इन अफ्रीकन और एशियन कंट्री। हाँ, अब इसको समझने की कोशिश करें कि, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। तो ये एक बिजनेस, ये जो शब्द पिजिन है, ये पिजिन भाषा का उत्पत्ति जो मानी जाती है, सुनिएगा ध्यान से। पहले तो समझो भाषा क्या है, समझा देता हूँ आपको आसान भाषा में, सुनो ध्यान से। ये जो शब्द है, ये पिजिन है क्या, पहले समझो। ऊपर देखो क्या लिखा है, सब टॉप पे देखिएगा, ऊपर लिखा है लैंग्वेज वैरायटीज। तो पिजिन भी एक लैंग्वेज वैरायटी है। नंबर एक बात दिमाग में बैठाएं, ये पिजिन क्या है। पिजिन एक लैंग्वेज वैरायटी, भाषा का ही एक रूप है। ओके, भाषा का ही एक रूप माना जाता है पिजिन को, वन थिंग, पहली बात ये है, ठीक है। और पहली बात तो ये समझिएगा पिजिन है क्या। तो पिजिन, इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाइड करता हूं, तो आप ये लिखेगा, इट इज अ लैंग्वेज वैरायटी, ठीक है। ईश्वर समझ में आ रहा है, ध्यान देना, इट इज ए लैंग्वेज वैरायटी, और इट इज ए कॉन्टेक्ट लैंग्वेज। ये संपर्क भाषा का काम करती है। ओके, अब आपके साथ संपर्क भाषा किसके बीच में, ये कॉन्टेक्ट लैंग्वेज है, संपर्क भाषा है। और अब दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है कि संपर्क किसके बीच में। तो पहले तो भाषा का एक प्रकार है पिजिन, पहली बात तो ये एक लैंग्वेज वैरायटी है। दूसरी बात, ये कॉन्टेक्ट लैंग्वेज है, ये संपर्क भाषा है, ठीक है। अब आप ऐसा संपर्क भाषा किसके बीच में, ये एक तरह से जैसे लिंग्वा फ्रैंका भी कॉन्टेक्ट लैंग्वेज होती है, ठीक है, सुनना ध्यान से सब लोग।
अगर आपसे कोई पूछे कि लिंग्वा फ्रैंका क्या है? तो वैसे तो लिंग्वा फ्रैंका भी कॉन्टैक्ट लैंग्वेज है। फिर फ़र्क क्या है बताइए लिंग्वा फ्रैंका और पिजिन में क्या अंतर हो गया? अगर हम कहते हैं कि लिंग्वा फ्रैंका भी अगर कॉन्टैक्ट लैंग्वेज है, तो लिंग्वा फ्रैंका और पिजिन में क्या अंतर हो गया? कोई किसी को आइडिया है? लिंग्वा फ्रैंका एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, एक भाषा होती है अपने आप में जो चली आ रही है सदियों से, राइट? एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है लिंग्वा फ्रैंका, यानी एक भाषा होती है। जबकि पिजिन जो है एक जुगाड़ भाषा के रूप में सामने आई थी और जैसे लिंग्वा फ्रैंका तो हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, स्पेनिश हो सकती है, चाइनीज़ हो सकती है, राइट? लिंग्वा फ्रैंका। और जो कॉन्टेक्ट जो पिजिन जो है ना, ये कोई एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं थी। ये तो जुगाड़ भाषा थी, जिसका प्रयोग किया गया किसके द्वारा? दास गुलाम जो थे उनके द्वारा या जो काम करते थे प्लांटेशन पर। प्लांटेशन क्या होता है? ये जो जैसे हिंदी में क्या कहते हो, खेती हुआ करती थी, गन्ने की खेती, चाय की खेती, कॉफ़ी की खेती। इसके लिए अंग्रेज़ क्या करते थे, ये लोगों को ले जाते थे, जहाँ गरीब देशों से और वहाँ ले जाके अपने प्लांटेशन पे काम करवाया करते थे, राइट? उन प्लांटेशन पे ले जाके काम करवाते थे और वहाँ अब वो जो गरीब बिल्कुल ही मतलब क्या कहना चाहिए, उस समय आप सोच सकते हो, उस समय तो बिल्कुल शिक्षा भी नहीं थी बिल्कुल भी। अब तो हम बहुत काफ़ी पढ़ लिख के जान गए चीज़ों को, पर उस समय तो बिल्कुल मुश्किल था। इसलिए वो जो प्लांटेशन पे काम करने के लिए, जो खेती पे काम करने ले जाए जाते थे मज़दूर के रूप में, राइट? आपको एक छोटी-सी बात बता दूँ, मॉरिशस है, राइट? और जो ये आपके जो कुछ अफ्रीकी देश हैं, जमैका, हेती, ओके? और पपुआ न्यू गिनी और ये आपके मॉरिशस है, फिजी, यहाँ हमारे पूर्वज यहाँ भी रहते हैं। मॉरिशस, फिजी में हमारे पूर्वज आई मीन कि हमारे देश से लोग ले जाए गए थे प्लांटेशन के लिए। आज वो वहाँ बन गए हैं। अब आप देखेंगे मॉरिशस और फिजी में जो देश को नाम है शायद आपने पता नहीं सुने, नहीं सुने। फिजी का नाम कम सुना होगा, मॉरिशस तो सुना होगा आपने। तो मॉरिशस और फिजी जो देश हैं, इनमें हमारे देशों के ही लोग हैं, हमारे देश के ही लोग हैं सॉरी। इंडिया से काफ़ी लोग गए हैं, बिहारी, बंगाली, उनको ले जाया जाता था मज़दूर के रूप में। आज वही लोग वहाँ शासन कर रहे हैं मतलब वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो ज़्यादातर हिंदू लोग ही हैं, लेकिन उस ज़माने में उनको ले जाया गया था। तो वो अब ऐसे ही अफ्रीका में भी काफ़ी गुलाम बनाए गए अंग्रेज़ों ने, उनसे खेती करवाई, राइट? तो वहाँ उन मज़दूरों को जो है, वो स्लेवरी जो हुई, गुलामी जो हुई, वो बेचारे अनपढ़ लोग थे बिल्कुल, गँवार अनपढ़ लोग थे और तो वो उनकी भाषा समझ नहीं पाए, यूरोपियों की भाषा समझ नहीं पाते थे। तो दोनों के बीच में जो जुगाड़ भाषा बनी, अब आप कैसे जुगाड़ भाषा किससे बनी? जुगाड़ भाषा जो बनी उसमें ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जो लेक्सिक्स लिया गया, राइट? लेक्सिक्स जो लिया गया, लेक्सिक्स क्या होता है? जो टोटल वर्ड्स वगैरह लिए गए, वर्ड्स और फ्रेजेज़ लिए गए, राइट? इन ए लैंग्वेज। वो जो लेक्सिस लिए गए, वो लिए गए मूल बड़ी भाषा से और जो ग्रामर ली गई, वो ली गई स्थानीय भाषा से। जैसे अफ्रीकी या एशियाई भाषा वो जो बोलते थे उस भाषा से ग्रामर ली गई, ठीक है? तो लेक्सिस का मतलब वो शब्द और मुहावरे फ्रेज़, ओके? वो लिए गए इंग्लिश भाषा से और ग्रामर ली गई लोकल भाषा की। तो सर जुगाड़ भाषा का निर्माण हुआ, ठीक है? जुगाड़ भाषा का निर्माण हुआ, वो जुगाड़ भाषा कहलाई पिजिन। पिजिन अभी पिजिन जो है एक छोटी-सी बात बता दूँ, अब पिजिन नई वाली पिजिन थोड़ा कम ही बनती है। अब जो पिजिन जो थी अब वो क्रियोल बन चुकी हैं, ओके? पिजिन का जो डेवलपमेंट हुआ मैंने पीडीएफ में भी ज़िक्र किया इस बात का, वो अब क्या बन गई क्रियोल्स भाषाएँ बन गई हैं। वो सब क्रियोल का मतलब ये हुआ, वो फर्स्ट लैंग्वेज बन गई है अब वो। अब वो स्थापित भाषाएँ बन गई हैं। किसी ज़माने में पिजिन्स हुआ करती थी, अब वो उनका क्रियोलाइज़ेशन हो गया है। क्रियोलाइज़ेशन का मतलब ये हुआ वो भाषाएँ अब प्रथम भाषा बन गई है, जैसे हमारी हिंदी, इंग्लिश ऐसी भाषाएँ हैं ना, अब वो भाषाएँ बन गई है। तो पिजिन से क्रियोल बनी है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को सभी लोग दिमाग बिठाएँ कि पिजिन से ही क्रियोल बनी है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट वंदना। हाँ, बिल्कुल वंदना मतलब जो ग्रामर होती है ना, वो बहुत ही सिम्प्लिफाइड होती है, बहुत ही ज़्यादा सिम्प्लिफाइड होती है, ठीक है? तो होती तो है कहने को, पर एक तरह से वो बहुत सिम्प्लिफाइड होती है।
तो पिजिन से क्रियोल बना है। क्रियोल को हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा। तो पहली भाषा पिजिन थी, फिर क्रियोल बनी। हालांकि कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि दोनों एक ही बात है, लेकिन नहीं, हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो पहली दोनों में से कौन सी आई? पिजिन आई है। और पिजिन जो है एक संपर्क भाषा थी। ओके, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है सभी लोगों को, ये कॉन्टेक्ट लैंग्वेज मानी जाती है। और इसमें जो लेक्सिस लिए गए, लेक्सिस का मतलब वर्ड्स या फ्रेजेस लिए गए, वो लिए गए थे बड़ी भाषा से, और ग्रामर ली गई थी वहां की लोकल भाषा से। ओके, तो इस प्रकार से जुगाड़ भाषा बनी। एक बात, ये ग्रामर कहाँ से ली गई? फ्रॉम द लोकल लैंग्वेज, उस स्थानीय भाषा से ग्रामर ली गई। जैसे अब वो लोकल लैंग्वेज कौन सी थी? लोकल लैंग्वेज या तो कोई एशियाई भाषा थी, राइट? आइदर एन एशियन लैंग्वेज, डायलेक्ट कहना चाहिए, ज्यादा मुझे अच्छा रहेगा। डायलेक्ट का मतलब कोई लोकल भाषा, ठीक है, और अफ्रीकन, या कोई अफ्रीकन भाषा हुआ करती। तो वो वहां की ग्रामर ली गई और एक जुगाड़ भाषा बनी। वो जुगाड़ भाषा कहलाई पिजन। ओके, क्वेश्चन क्या बन सकता है एग्जामिनेशन में? एक सौ उत्पत्ति पूछ सकता है आपसे, उत्पत्ति कहाँ से? सबसे मान्य जो उत्पत्ति का सिद्धांत है वो क्या माना जाता है कि पिजन जो शब्द है ये बिजनेस के, बिजनेस जो शब्द है बिजनेस, उसके चाइनीज उच्चारण से लिया गया है शब्द। यानी वो चाइनीज उच्चारण किया जाए। बिजनेस को मैंने लिख रखा है, आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर, इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं लाइन नंबर 4 में। द चाइनीज प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड बिजनेस, ये सबसे ज्यादा मान्य जो है सिद्धांत माना जाता है, थियरी मानी जाती है कि पिजन शब्द की उत्पत्ति या पिजन का अर्थ क्या है। तो ये सबसे ज्यादा, आप कहिएगा कि सबसे ज्यादा मान्य जो है सिद्धांत है ये। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। डैम इट, सॉरी, खैर रिकॉर्ड हो गया, कोई बात नहीं। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। आपको थोड़ा क्या करना पड़ेगा इसमें, पिजन इज ए लैंग्वेज वैरायटी, ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। हम्म, और इसकी उत्पत्ति हुई है चाइनीज प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड बिजनेस, याद रखिएगा, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। और पिजन वाज, इसे देखो एक दो नाम इसके और दिए गए हैं जो मैं आपको सामने लिख रहा हूँ, ध्यान दें सभी लोग, पॉइंट के रूप में लिख रहा हूँ, आप पॉइंट ध्यान दें। इट इज अ हाइब्रिड लैंग्वेज भी कहा जाता है। हाइब्रिड क्यों कहेंगे बताओ? हाइब्रिड लैंग्वेज भी कहा जाता है क्योंकि ये मैंने अभी कहा ना आपको, जुगाड़ भाषा है। इसे इट इज, ये भी कहा इट इज अ बास्टर्डाइज्ड, बास्टर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज। ये भाषा का एक तरह से, हाँ बिल्कुल अमित सही है, इट इज बास्टर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ द टू लैंग्वेजेस। ये दो भाषाओं का एक तरह से अपभ्रंश रूप है। बास्टर्डाइज क्या होता है? बास्टर्ड को जानते हो? बास्टर्ड शब्द एक गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है। बास्टर्ड वो होता है जिसके माँ का पता नहीं या पिता का पता नहीं, ऐसे व्यक्ति को बास्टर्ड कहा जाता है। हिंदी में हरामी कहते हैं, उर्दू में। और नाजायज औलाद कहा जाता है, जिसका माता या पिता का पता नहीं होता, उसे बास्टर्ड कहते हैं। तो अब भाषा में कहाँ से आ गया? भाषा में इसमें आ गया कि ये पता नहीं भाषा कैसे बनी, राइट? दो भाषाओं से मिलकर बनी है, टू लैंग्वेजेस। अब टू लैंग्वेजेस कौन सी होती है बताइए? कौन सी दो भाषाएं होती है? कोई बताएगा आप मुझे? याद रखना, इसमें एक भाषा नेसेसरीली या तो इंग्लिश होती है या फ्रेंच होती है बेसिकली, राइट? द मेन लैंग्वेज, जो मूल भाषा जो होती है, द मेन लैंग्वेज इज, ठीक है, ध्यान दें, आइदर इंग्लिश और फ्रेंच, आइदर इंग्लिश और फ्रेंच और पोर्चुगीज, कभी कभी पुर्तगाली भाषा। ओके, तो बेसिकली इस भाषा में जो मुख्य भाषा कौन सी होती है पिजन में? या तो इंग्लिश होगी या फ्रेंच होगी मूल रूप से। इसका कारण बता सकता है कोई मुझे?
इंग्लिश या फ्रेंची क्यों होगी? इसका कारण आप बता सकते हैं कि पिजिन में जो एक जो बड़ी भाषा होती है, वो मूल रूप से इंग्लिश या फ्रेंची होगी। इसका कारण क्या मानते हैं आप लोग बताइए? इसका कारण बताइए आप। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉलोनाइज़ेशन किसने शुरू किया था? इन्होंने किया था ना? इसका कारण ये है, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। बिकॉज़ द इंग्लिश बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा। बिकॉज़ द इंग्लिश एंड द फ्रेंच, ये जो लोग थे, अब लोगों की बात कर रहा हूँ, पीपल स्टार्टेड कॉलोनाइज़ेशन और स्लेवरी। जो गुलाम बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी ना, वो इन लोगों ने ही की थी मूल रूप से। ओके? और ये लोग ही क्या किया इन लोगों ने? दे वेंट टू और डिफरेंट दे वेंट टू डिफरेंट आइलैंड्स और कंट्रीज एंड इंस्लेव्ड पीपल, इंस्लेव करना गुलाम बनाना, द लोकल्स, जो स्थानीय लोग थे उनको गुलाम बनाया। ओके? एंड सेंट देम, उन लोगों को भेजा। कहाँ भेजा? टू द प्लांटेशंस। जो प्लांटेशंस थे, प्लांटेशन का मतलब जो मुख्य उत्पादक फसलें थी उनकी खेती को प्लांटेशन कहा जाता है। ओके? जैसे चाय के बागान, कॉफी के बागान, गन्ने की खेती, दलहन, राइट? जो इनकी खेती होती है, बड़ी-बड़ी उत्पादक खेती जिनकी उनको आवश्यकता थी, वहाँ भेजा गया। तो उनको प्लांटेशंस कहा गया, राइट? और प्लांटेशंस, राइट? कहाँ पर? स्पेशली इन एशिया और अफ्रीका। या तो एशिया में ऐसा हुआ या अफ्रीका में ऐसा हुआ, वहाँ पर उनको भेजा गया। अब जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि दीज़ वर्कर्स और लेबरर्स, ये जो वर्कर्स हुआ करते थे, दीज़ वर्कर्स और स्लेव्स वर नॉट एजुकेटेड, वर नॉट एजुकेटेड, ओके? एंड दे नीडेड अ लैंग्वेज, उन्हें एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी व्हिच कैन एस्टेब्लिश्ड कम्युनिकेशन, जो स्थापित कर सके एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन देम, या बिटवीन द, हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल बिटवीन द कॉलोनाइजर्स। कॉलोनाइजर्स कौन थे? कॉलोनाइजर्स एंड द कॉलोनाइजर्स, जो ये फ्रेंच और अंग्रेज थे, कॉलोनाइजर्स थे, एंड द एंड देम, या एंड द वर्कर्स, ये भी आप कह सकते हैं। एंड दस, और इस प्रकार से देयर केम पिजन, और वहां पर इस प्रकार से जन्म हुआ दो भाषाओं, इस भाषा का, इसका नाम था पिजन। इस भाषा का जन्म हुआ। ओके? देयर केम पिजन। एक बात और ध्यान रखनी है कि ये ध्यान रखना सभी लोगों को कि पिजन्स जो हैं, वो पिजन्स भी आप कह सकते हैं, बहुवचन भी हो सकता है, क्योंकि इसकी कई वैरायटीज अलग-अलग है। पिजन इज वी कैन से पिजन इज मेनली यूज्ड, आज तो खैर मुझे कहना चाहिए वाज का प्रयोग करूं ज्यादा ठीक रहेगा। पिजन वाज मेनली यूज्ड फॉर ट्रेड एंड वर्क, या स्लेवरी। इसका प्रयोग या तो व्यापार के लिए या काम के लिए किया गया, ठीक है? इसलिए इसका नाम कॉन्टेक्ट लैंग्वेज भी कहा जाता है इसको, और बास्टर्डाइज्ड कहा जाता है क्योंकि ये दो भाषाओं का बिगड़ा हुआ रूप है। ओके? तो ये पिजन की एक परिभाषा हम ले सकते हैं।
पिजन में मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक प्रयोग किया है, सब लोग ध्यान दें। यहाँ तक पढ़िएगा आप लोग, मैं हाइलाइट कर देता हूँ आपके लिए इस चीज़ को, यहाँ से पढ़िएगा। ये आप थोड़ा समझने में शायद आपको आसानी होगी। इसमें मेन लैंग्वेज कौन-सी होती है? इसमें मेन लैंग्वेज जो होती है, वो होती है या तो इंग्लिश या फ्रेंच। और मैं इसका कारण ये बता दिया, इसका कारण ये था कि यही लोग थे फ्रेंच पीपल या इंग्लिश पीपल जो स्लेवरी गुलामी करवाते थे लोगों से, खेती करवाते थे, उसका लाभ लेते थे। ओके? They used to send the locals to the plantations to work there, and they just kind of exploited their innocence, their lack of knowledge. उन्हें पता थे सीधे और भोले हैं, इन्हें पता नहीं ज़्यादा, तो उन्हें गुलाम बना के भेजा जाता था और वहाँ वो काम किया करते थे। अब तो खैर पीढ़ियाँ बदल गई हैं। तो ये एक भाषा मेन भाषा हुआ करती थी। ओके? एक इस खासियत ये है। और दूसरी इसी में ऐड कर रहा हूँ मैं, एंड द सेकंड लैंग्वेज वाज़ द लोकल लैंग्वेज। और ये लोकल लैंग्वेज क्या करती थी? व्हिच सप्लाइड ग्रामर। ग्रामर की सप्लाई यहाँ से हुई और लेक्सिक्स वहाँ से मिला। लेक्सिक्स क्या होता है अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, वीडियो में देख लीजिएगा। ओके? तो इस भाषा ने क्या किया? इनकी भाषा ने ग्रामर की सप्लाई की और इंग्लिश या फ्रेंच ने किसकी सप्लाई की वहाँ पर? शब्दों की सप्लाई की, वर्ड्स और फ्रेजेस दिए। ये दोनों भाषाओं में फ़र्क रहा। इनका रूप कहलाया पिजन। ओके? तो थोड़ा-सा इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा। समझ में आ रहा है ईश्वर आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? बात समझ में आई? क्या होती है पिजन लैंग्वेज? थोड़ा आइडिया मिला आप लोगों को कि क्या होती है पिजन लैंग्वेज? ओके। गुड। एक ये तो हो गई ये पिजन मतलब जुगाड़ भाषा आप कह सकते हैं काइंड ऑफ, ठीक है? इसे इसे मैं देखिए एक नाम और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपके लिए ध्यान रखिएगा। जुगाड़ भाषा, जुगाड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं देखो बताता हूँ। जुगाड़ लैंग्वेज में अपनी तरफ से लिख रहा हूँ शब्द, वैसे इंग्लिश में नाम दिया गया है इसका, अंग्रेजी में नाम है ए मेकशिफ्ट। मेकशिफ्ट क्या होता है? जुगाड़, जो अस्थायी रूप से काम चला दे ऐसी चीज़ को मेकशिफ्ट कहा जाता है। तो इट वाज़ ए मेकशिफ्ट लैंग्वेज, ये एक जुगाड़ भाषा थी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मेकशिफ्ट लैंग्वेज, ये भी इसी को कहा गया है। ठीक है? तो ये जुगाड़ मैंने अपनी तरफ से शब्द लिखा है, लेकिन वास्तव में ये आपको ध्यान रखना है कि ये मेकशिफ्ट लैंग्वेज थी, जुगाड़ भाषा थी। उन अनपढ़ गँवार, गँवार का मतलब बुराई के बुरे शब्द के रूप में नहीं है। गँवार का मतलब है जो बिल्कुल देहात में रहते हैं और जिनको बाहरी दुनिया की जानकारी नहीं थी, उनके लिए मैं प्रयोग कर रहा हूँ। तो ये कोई बुरा शब्द नहीं है। इसका मतलब गाँव का ग्रामीण से संबंधित, ठीक है? गाँव से संबंधित है। तो उस ज़माने हमारे पूर्वज आप जानते हैं वो ज़्यादा पढ़े-लिखे बिल्कुल नहीं थे और शिक्षा उस समय थी ही नहीं। तो उन्हें एक ऐसी भाषा की आवश्यकता पड़ी। एक पॉइंट ये हो गया। एक छोटा-सा मैंने नाम पीडीएफ में प्रयोग किया है, जो मेन लैंग्वेज है, ध्यान दें सभी लोग। द मेन लैंग्वेज जिससे भाषा शब्द लिए जाते हैं इज़ कॉल्ड, उसका नाम दे रखा है मैंने पीडीएफ में, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो, इज़ कॉल्ड, क्या नाम दिया था उसका बताएँ? उसका नाम था सुपरस्ट्रैट। ओके? ओके? द मेन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सुपरस्ट्रैट। और जो दूसरी भाषा है एंड द सबऑर्डिनेट लैंग्वेज, जो दूसरी भाषा जो लोकल भाषा होती है, द सबऑर्डिनेट लैंग्वेज इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सबस्ट्रेट। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने पीडीएफ में भी जिक्र किया, आप देख लेना पीडीएफ में। तो जो मुख्य भाषा जिससे लेक्सिस लिया जाता है उसे सुपरस्ट्रेट कहते हैं, और जो सेकेंडरी भाषा, राइट, उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। आप समझ सकते हैं सुपर का अर्थ होता है ऊपर या ऊंचा, सब का मतलब है नीचा या निम्न। तो सब सुपरस्ट्रेट जो भाषा है
वो तो भाषा हो गई ऊँची वाली भाषा। इसका मतलब बताइए, जैसे एक फ़ेमस जो है वो अ एक फ़ेमस लैंग्वेज है टोक पिशिन, उसमें देखिए 2 भाषाएँ हैं, राइट? टोक पिशिन, जस्ट वेट, यस। तो यस, 1 सेकंड प्लीज़। ओके, तो सुपरस्ट्रेट और सबस्ट्रेट भाषा। अब एक फ़ेमस मैंने अभी ज़िक्र किया, एक फ़ेमस जो है वो पिजिन है, कौन-सी है? टॉक पिजिन, ओके? ये एक फ़ेमस पिजिन है, मैं लिख रहा हूँ, टॉक पिजिन इज़ अ फ़ेमस पिजिन variety of pigeon in which English, ये कहाँ बोली जाती है भाषा? टॉक पिजिन, ध्यान दीजिएगा। टॉक पिजिन is a famous pigeon uh, which is spoken in Papua New Guinea. पपुआ, ये पपुआ अपना बिहार वाला पपुआ नहीं है। पपुआ न्यू गिनी, okay? and in which and in which yeah and which is a, हम कह सकते हैं, a combined or hybrid form of English and कुआनुआ। ये 2 भाषाएँ, ध्यान दीजिएगा, कुआनुआ। इन 2 भाषाओं में अब आपसे कोई पूछे कि इसमें सुपरस्ट्रेट लैंग्वेज कौन-सी है? मैंने कहा टॉक पिशिन, ये टॉक पिशिन क्या है? ये एक फेमस पिजिन है, अब तो ये क्रियोल बन चुकी है, ओके, ध्यान रखिएगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा-सा आपके लिए समझाने के लिए बता दूँ, क्रियोलाइज़्ड, व्हिच इज़ स्पोकन इन पपुआ न्यू गिनी, और ये व्हिच इज़ कंबाइंड हाइब्रिड फॉर्म ऑफ इंग्लिश एंड कुआनुआ। अब आपसे कोई पूछ ले कि इस भाषा में, टॉक पिशिन में सुपरस्ट्रेट लैंग्वेज कौन-सी है? तो क्या आप ऑब्वियसली समझ गए होंगे कि टॉक पिशिन एक फेमस, जो अब क्रियोलाइज़्ड बन गई है, अब ये फर्स्ट लैंग्वेज बन चुकी है ये, पपुआ न्यू गिनी में, और ये पिजिन का ही रूप था, और ये 2 भाषाओं का मिला हुआ रूप है, इंग्लिश और कुआनुआ। कुआनुआ वहाँ की लोकल भाषा थी। अब आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि सुपरस्ट्रेट लैंग्वेज कौन-सी है इनमें से, और सबस्ट्रेट कौन-सी है? तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है? अगर कहा जाए सुपरस्ट्रेट लैंग्वेज कौन-सी है, तो आप बता देंगे इंग्लिश सुपरस्ट्रेट लैंग्वेज है, और कुआनुआ जो भाषा है, जो वहाँ की लोकल भाषा थी पहले, वो सबस्ट्रेट है। मेरी बात समझ रहे हैं आप सभी लोग? मैंने कहा टॉक पिसिन जो है वो पपुआ न्यू गिनी, एक देश है छोटा-सा, आइलैंड है, वहाँ की एक पिजिन है फेमस, अब वो वहाँ की फर्स्ट लैंग्वेज बन गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस भाषा में कौन-सी भाषा जो है वो सुपरस्ट्रेट है और कौन-सी भाषा सबस्ट्रेट है, तो आप मेरे ख्याल जवाब दे सकते हैं आराम से, आपको सामने दिख रहा है। ये समझ पा रहे हैं सभी लोग? ईश्वर, अमित, सरिता, आप ये बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस पॉइंट से? ओके। तो आप इस बात को समझ गए होंगे ईश्वर कि मेरा मतलब क्या है? तो आप आराम से बता सकते हैं कि इंग्लिश इज़ द सुपरस्ट्रेट एंड
हुआनुआ इज द सबस्ट्रेट। ये आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पिजन की खासियत होती है कि उसमें एक भाषा सुपरस्ट्रेट होती है। सुपरस्ट्रेट का मतलब आप क्या समझते हैं? सुपरस्टेट का मतलब है डोमिनेंट भाषा। जैसे एक सबऑर्डिनेट भाषा होती है जो प्रभावी भाषा है। ऑब्वियसली जो लोग शासन करते हैं आप पर उनकी भाषा प्रभाव डालती है। आज हम देख सकते हैं, आप आज हम और आप अंग्रेजी मेरे सामने लिखी हुई है, आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये क्या है? ये उनका डोमिनेंस रहा है, उनका प्रभाव रहा है। 200-300 साल वो यहाँ पर रहे हैं, तो उनकी भाषा ने ज्यादा प्रभाव डाला। लेकिन शुक्र यहाँ कोई अभी पिजिन नहीं चली, राइट। जहाँ पिजिन चला है वहां पर उनकी भाषा डोमिनेंट रही है। तो सुपरस्टेट का मतलब है, आप कह सकते हैं, द मेन लैंग्वेज का मतलब है द मेन, और ओके, और द डोमिनेंट लैंग्वेज। तो मेन और डोमिनेंट जो लैंग्वेज होती है उसे सुपरस्टेट कहते हैं, और जो सेकेंडरी भाषा होती है जो दबाव में रहती है वो सबस्ट्रेट होती है। और इसका उदाहरण मैंने टॉक पिशन से लिया है। टॉक पिशन का मतलब क्या है मैंने आपको बताया है। इसको एक बार आप भी पढ़ लीजिएगा, इस पॉइंट को दोबारा, यहाँ से जो मैंने लिया है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, और आप चाहें तो इस पॉइंट को यहाँ से ले सकते हैं। ओके, तो थोड़ा इसको आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट आपके दिमाग से। जो मैंने बताने की कोशिश की है यहाँ पर, ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार और, इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि पॉइंट क्या है, बात क्या है। यहाँ तक तो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई है। और जो दुनिया में सबसे ज्यादा जो पिजन चलती है वो पिजन इंग्लिश चलती है, जो कई देशों में बोली जाती है। ठीक है, तो अगर ये हो कि पॉइंट की सबसे ज्यादा जो सबसे फेमस पिजन कौन सी है, तो यहाँ पर ध्यान, अगला पेज पर आ गया हूँ मैं। वैसे पेज 3 हो गए थे, डिलीट हो गया, वीडियो में तो आ जाएगा, पर यहाँ पेज में डिलीट हो गया वो अनफॉर्चुनेटली मेरे। तो आप ये कह सकते हैं कि द मोस्ट फेमस, राइट, पिजन इज द पिजन इंग्लिश। ओके, द पिजन इंग्लिश, या इंग्लिश पिजन भी कहा जाता है इसको, और इंग्लिश पिजन, ये सबसे फेमस पिजन का फॉर्म माना जाता है दुनिया में। द मोस्ट फेमस पिजन इज पिजन इंग्लिश और इंग्लिश पिजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ विशेषताओं की बात करते हैं कि पिजन की विशेषता क्या होती है। ओके, पिजन में ऐसा क्या होता है जिसे अन्य चीजों से अलग करता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो कुछ चीजें आपके दिमाग में ये आनी चाहिए। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और मैं जैसे यहाँ पर मिस कर रहा था, कि एक शब्द लिया गया है पिजनाइजेशन, क्या है? ये मैंने पीडीएफ में भी जिक्र किया, आप देख लीजिएगा। अब आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा वो जो मैंने वहां पर आपको बताने की कोशिश की है। तो पिजनाइजेशन क्या है? पिजनाइजेशन इज द प्रोसेस, मैंने पीडीएफ में भी लिखा है, देख लीजिएगा। इज द प्रोसेस ऑफ, राइट, टू लैंग्वेजेस और बिकमिंग ए पिजन। ओके, जब दो भाषाएं पिजन बन जाती है मिलकर, इस प्रक्रिया को पिजनाइजेशन कहते हैं। आप पीडीएफ में भी ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसे पिजनाइजेशन कहा जाता है। कभी कभी इसी का नाम जो है, इस प्रक्रिया को, दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, इज ऑल्सो नॉन एज, इज ऑल्सो नॉन एज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, HYBRI डाइजेशन। ये एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ
सिंप्लीफिकेशन, ये एक तरह से साधारणीकरण का ही रूप है, सिंप्लीफिकेशन, in which complexity is removed. जो जटिलता होती है, कॉम्प्लेक्सिटी, उसे हटा दिया जाता है, is removed, तो ये प्रक्रिया कहलाती है पिजनाइजेशन। पिजनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टू लैंग्वेजेस बिकमिंग ए पिजन। जब दो भाषा मिलकर पिजन बन जाती है, इस प्रक्रिया को पिजनाइजेशन कहते हैं। बाय द वे से डेफिनेशन पूछ ले, ठीक है। इस प्रक्रिया का दूसरा नाम हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है, और ये एक प्रकार का सिंप्लीफिकेशन जिसमें कि जो जटिलता है भाषा की उसे हटा दिया जाता है। लेकिन ये कोई एक दिन का काम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस या लॉन्ग प्रोसीजर, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, ओके। एंड इट टेक्स टाइम, और इसमें समय लगता है, एंड इट टेक्स टाइम, ओके। इसमें समय लगता है, इट टेक्स टाइम। टाइम का मतलब है कि धीरे धीरे समय लगता है, उसके बाद चीजें सुधरती है या हटती है। ओके, तो एक आप इसमें ये भी ले सकते हैं कि इसका जो दिया गया है, एक एक नाम, इसको आप चाहें तो पिजन का एक नाम और दिया गया है कि, लिख लीजिएगा आप चाहें तो, नोट बना रहे हैं, अगर नोट्स बना रहे हैं तो, पिजन, ओके, इज also known as, इसका जिक्र मैंने पीडीएफ में किया है, इज also known as ट्रेड जार्गन। जार्गन क्या होता है? किसी एक खास क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को जार्गन कहते हैं। पिजिन इज also known as ट्रेड जार्गन। पिजिन को ट्रेड जार्गन भी कहा जाता है। यानी जार्गन क्या होता है, जार्गन, आप में जानता कोई जार्गन क्या होता है? नहीं जानते तो लिख लीजिएगा। जार्गन इज ए language variety, is a language variety which is spoken in a particular field। किसी विशेष क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है और वहां फील्ड के लोग ज्यादा समझ लेते हैं, राइट। इन ए पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एजुकेशन और फील्ड ऑफ स्टडी और वर्क, फील्ड ऑफ वर्क ज्यादा ठीक रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेडिकल जार्गन, ओके। मेडिकल जार्गन का मतलब ये हुआ कि जो मेडिकल वाले लोग ही समझ पाते हैं मेडिकल जार्गन। उसमें आपने देखा होगा जो दवाइयों के नाम होते हैं, सॉल्ट के नाम होते हैं, वो जल्दी से आम पेशेंट नहीं समझ पाता है, लेकिन मेडिकल लाइन के लोग समझ जाते हैं, तो मेडिकल जार्गन हो जाती है वो, राइट। तो मेडिकल के क्षेत्र में जो लोग प्रयोग करते हैं वो भाषा मेडिकल जार्गन हो जाती है। वो टेक्निकल, इसी प्रकार से टेक्निकल जार्गन भी हो सकता है। जो साइंस वाले जो होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, वो कुछ चीजों को जल्दी समझ जाएंगे, राइट। या फिर जो टेक्निकल डिपार्टमेंट से हैं, या मान लीजिए स्पेस अंतरिक्ष वगैरह की बातें करते हैं, उस फील्ड में है, तो ये जो अलग अलग जागन होती है। ऐसे ही पिजिन क्या है, एक पिजिन ट्रेड जागन, मतलब ये ज्यादातर जो उस समय व्यापार वगैरह किया करते थे, राइट, जो वर्कर्स, सेठ लोग, व्यापारी लोग, और सामान भेजने वाले इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, वो तट पर, बंदरगाहों पर अक्सर माल उतारा जाता था, वहां पर भी भाषा बोली जाती थी, ओके। तो उसको आप ले सकते हैं कि इस प्रकार से एक शब्द लिया गया है। जैसे एक एग्जाम्पल जो दिया गया है टॉक पिसिन का दिया गया है, ओके। टॉक पिसिन में एक शब्द दिया गया है, मैं उसको पढ़ता हूँ आपके सामने। टॉक पिसिन में देखिएगा, एक दिया गया है मी काम या मी कैम। मी कैम का मतलब है आई कम, मैं आता हूँ, ओके। ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने लिखा है MIKAM,
ये इसका इंग्लिश में अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो होगा आई कम, मैं आता हूं। ओके, इसका ये दिया गया है। और एक और मैं बताता हूं, जैसे एक दिया गया है हाउस बिलोंग, देखिए ध्यान से आप लोग, ये थोड़ी अलग भाषा है, जॉन। इसका मतलब क्या है, देखो आप स्पेलिंग देखो सभी लोग, हाउस बिलोंग जॉन, हाउस देखो कैसे लिखा हुआ है, बिलोंग देखो कैसे लिखा हुआ है, हाउस बिलोंग जॉन, इसका मतलब जानते हो, इसका अर्थ है बराबर जॉन्स हाउस, जॉन का घर। आप देखिए कितना कितना अलग हो सकता है ये। अब वो अगर हम कहेंगे जॉन का घर कहाँ पर है, तो कहें हाउस बिलोंग जॉन, और हम कहते जॉन्स हाउस। हालांकि बिलोंग कहाँ से लिया गया बताइए, अंग्रेजी से लिया गया है। हाउस कहाँ से लिया गया है, अंग्रेजी से लिया गया है। लेकिन स्पेलिंग चेक करो, बताइए हाउस कहाँ से लिया गया, आपको दिख रहा होगा, स्पेलिंग चेक करो, अलग है, और ग्रामर अलग है, सिंटेक्स अलग आ रहा है। अंग्रेजी में हाउस पीछे आ रहा है, राइट। ये कुछ कुछ ऐसा पैराफ्रेज किया गया है, जैसे कि ऐसा लिखा जा रहा है या ऐसा बोला जा रहा है, द हाउस बिलोंगिंग टू जॉन, ये इसका मतलब है। तो ये जो यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहां पर लीजिएगा एग्जाम्पल। एक तो मैंने ये लिया है मी कैम, ये भी पिजन का एग्जाम्पल है, और हाउस बिलोंग जॉन, ये भी पिजन का एग्जाम्पल है। वो ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं। तो देखो है तो अंग्रेजी, आप देखिएगा, लेकिन थोड़ा स्पेलिंग अलग है, बोलने का तरीका अलग है, और सिंटेक्स भी अलग अलग है। अभी मैंने यही तो कहा था, ये इंग्लिश ग्रामर थोड़ी है। क्या इसे इंग्लिश ग्रामर कहा जा सकता है बताइए, आपके हिसाब से क्या इंग्लिश ग्रामर है? ऐसे हम बोलते हैं अंग्रेजी कभी? ना आपने सुना होगा ना ऐसा देखा होगा कहीं पर कि ऐसे अंग्रेजी बोली जाती है। ऐसे नहीं बोली जाती ना इंग्लिश। लेकिन देखो शब्द वही लिए गए हैं, हाउस हाउस लिया गया लेकिन स्पेलिंग थोड़ी चेंज कर दी, बिलोंग बिलोंग अंग्रेजी से लिया गया लेकिन हाउस स्पेलिंग, और ग्रामर पूरा चेंज ही हो गया है। तो ये है आपका, ये पिजिन का एग्जाम्पल दिया गया है। ओके। और जब हम ये कहते हैं कि ये जो एग्जाम्पल एसी का एग्जाम्पल है, तो ये जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट कर रखा है, ये पिजन के एग्जाम्पल है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक चीज और हमें समझ में आती है। ओके, एक बात हमें और देखने को मिलती है कि पिजन की विशेषताएं क्या क्या दी गई हैं। हालांकि देखो एक हिंदी का भी ऐसा माना गया, पिजन का रूप दिया गया है, तो उसमें कहा गया है कि बाजार हिंदी। ओके, बाजार हिंदी हिंदुस्तानी भाषा। तो बाजार हिंदुस्तानी, ऑक्सफोर्ड ने लिखा है कि बाजार हिंदुस्तानी भी एक प्रकार से अमित अमित कह रहा फौजी इंग्लिश हो गया। हाँ अमित, बिल्कुल कह सकते हो, फौजी इंग्लिश हो गई है। ओके, तो ये जो दिया गया बाजार इंग्लिश है, ये बाजार हिंदुस्तानी भाषा भी एक प्रकार की पिजिन ही मानी जाती है, टॉक पिजिन की तरह। लेकिन ये हिंदी है, बाजार हिंदुस्तानी या बाजार हिंदी भी कहा जाता है। ओके, बाजार हिंदी, ये इसमें हिंदी जो है ना वो मुख्य भाषा के रूप में आती है, बाजार हिंदी। ये भी एक प्रकार से पिजिन का ही फॉर्म माना जाता है। इज इज ऑल्सो ए हिंदी पिजिन, ये भी पिजिन का ही एक रूप माना गया है कि बाजार में जो हिंदी चलती थी उस जमाने, अंग्रेज जमाने में, वो ये हिंदी हुआ करती थी, ये भी पिजिन का ही फॉर्म माना गया है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ एक चीजें हमारे सामने से निकल कर आती है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ओके, मैं अगला पेज पर चल रहा हूँ, यहाँ लिखिए, अगले पेज पर आते हैं। मेन फीचर्स ऑफ पिजन, पिजन की मुख्य विशेषताएं क्या है उनकी बात कर लेते हैं। ओके, मेन फीचर्स ऑफ पिजन, पिजन की मुख्य विशेषताएं क्या है।
नंबर एक इसमें लेंगे ए स्मॉल वोकेबलरी। पहली बात कि इसमें शब्द बहुत कम होते हैं। तो पहली विशेषता क्या है पिजिन की? कि पिजिन में स्मॉल वोकेबलरी, इसमें जो शब्द होते हैं बहुत कम होते हैं। इसका कारण क्या है? ताकि वो सिंप्लीफाइड रहे, ज्यादा मुश्किल ना हो। ए स्मॉल वोकेबलरी, इसमें शब्द कम होते हैं, तो आप कह सकते हैं देयर आर, ओके, और नॉट मैनी वर्ड्स और फ्रेजेस इन ए पिजन। किसी पिजन में ज्यादा शब्द और वाक्यांश नहीं होते हैं इन ए पिजन। और ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज या इट इज, हम कह सकते हैं फॉर द सेक ऑफ, इट इज फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ये सरलीकरण के कारण है, भाषा सरल हो जाए, उस सरलीकरण के कारण ऐसा किया गया है कि इसे, इसमें शब्दों का कम प्रयोग किया गया है। तो इट इज बिकॉज ऑफ सिंप्लीफिकेशन, इट इज फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, और शब्द बहुत कम होते हैं, और एक तरह से बस काम चलाऊ होते हैं, मतलब जुगाड़, काम चल जाए काफी है बस। ठीक है ना? मतलब एक तरह से ये भी हम कह सकते हैं, द मेन पर्पस ऑफ पिजिन, इसका जो मुख्य फंक्शन होता है, फंक्शन अच्छा शब्द है, द मेन फंक्शन ऑफ पिजिन, तो पिजिन का जो मुख्य फंक्शन होता है इज, क्या है वो? इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इन ट्रेड एंड वर्क। व्यापार में और काम में, व्यापार और काम में बातचीत हो जाए, जुगाड़ चल जाए, वो काफी होता है। ठीक है, इज कम्युनिकेशन, कितना यूटिलाइज होना चाहिए, बस काम चल जाए, इतना ही काफी है। यूटिलाइज कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, मूल्य बता दो, कीमत बता दो, सप्लाई कहाँ होगी इतना बता दो, बहुत है, काम चल जाएगा। तो इसीलिए इसमें ध्यान रखिएगा कि जो बेसिकली इसमें जो वोकेबलरी होती है बहुत कम होती है, शब्द कम होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, बस काम चल जाए इतना ही काफी होता है। राइट, एक पॉइंट आप ये ले सकते हैं। नंबर दो में लिखिएगा, एक तरह से इसमें लैक ऑफ ग्रामेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल लिया गया है कि नंबर दो पर पहली विशेषता ये हो गई है, और दूसरी विशेषता ये दी गई है, लैक ऑफ ग्रामेटिकल ग्रामेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी। जो व्याकरण संबंध जटिलता है उसका अभाव रहता है। मतलब ये है कि द सिंटेक्स इज सिंप्लीफाइड, राइट, द सिंटेक्स इज सिंप्लीफाइड। सिंटेक्स क्या होता है? शब्द संयोजन, इज सिंप्लीफाइड, द सिंटेक्स सिंप्लीफाइड and the complicated forms are not included in a pigeon, in a pigeon। पिजन में जो जटिल चीजें होती है ग्रामर संबंधी, उनको शामिल नहीं किया जाता है, उनको शामिल नहीं किया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। ये भी एक इसमें चीज मानी जाती है। ठीक है, ओके। नंबर तीन आप लेंगे इसमें मल्टी फंक्शनैलिटी। मल्टी फंक्शनैलिटी क्या होता है, देखिए ध्यान दें। मल्टी फंक्शनैलिटी होता है, इसका मतलब ये हुआ वन वर्ड
एक ही शब्द कैन फंक्शन एज वर्ब और एडजेक्टिव, ओके, और नाउन। एक ही शब्द जो होता है वो वर्ब, एडजेक्टिव या नाउन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, एक ही शब्द को। ठीक है, उसी शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, दिया गया है, तो एग्जाम्पल में एक जो है मल्टी फंक्शनैलिटी का मतलब एक ही शब्द जो है वो दोनों काम कर लेता है। ठीक है, इसलिए उसको अलग से जैसे एग्जाम्पल दिया है, देखिएगा ध्यान से। ओके, इसमें और एग्जाम्पल ज्यादा नहीं है, एक एग्जाम्पल, चलिए खैर इसको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि आपसे उदाहरण तो कोई नहीं पूछेगा, तो इतना थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। एक ही जो शब्द है वो अलग अलग रूप में प्रयोग किया जा सकता है। एक वन वर्ड, सिंगल वर्ड कैन फंक्शन एज वर्ब और एडजेक्टिव और नाउन, राइट। तो एक मल्टी फंक्शनैलिटी ये कहलाती है। और नंबर 4 में दिया गया है इसमें कि लैक ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसमें इन्फ्लेक्शन ज्यादा नहीं होते हैं। इन्फ्लेक्शंस का भी एग्जाम्पल आपको दिया था मैंने, ओके, यानी देयर आर, आप लिखिएगा यहाँ पर, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। देयर आर वेरी फ्यू और नो इन्फ्लेक्शंस नो इन्फ्लेक्शंस इन ए पिजन। एक पिजन में जो इन्फ्लेक्शंस क्या होते हैं, ये जो हम एस या इस लगाते हैं, डी डी लगा देते हैं ना, इनको कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल अभी हम लिया था, आप देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक दो मैं एग्जाम्पल अभी आपको और करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, देखिएगा ध्यान से सभी लोग। फॉर एग्जाम्पल, एक तो अभी जॉन वाला एग्जाम्पल लिया था मैंने, देखा हो सभी लोगों ने, कि उसमें हमने देखा था कि हाउस और बिलोंग जॉन। और एक एग्जाम्पल मैं आपको और करके दिखाता हूँ, जो मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि बस मुझे भाषा नहीं आती है, तो आई हैव टू कॉपी इट फ्रॉम द बुक। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। यस, एग्जाम्पल दिया गया है, वन पेल हाउस, देखना ध्यान से, वन पेल हाउस, और इसको कंपेयर करो, ओके, टू पेल हाउस। अब बताइए, हाउस में एस एस लगा हुआ है, इसमें देखिए एस एस लगा हुआ है। अगर हम कहते एक वन पेल हाउस का मतलब क्या हुआ, वन पेल हाउस का मतलब है एक मकान, वन हाउस, ओके, देखिए ध्यान से आप। और टुपेला हाउस का मतलब क्या है, दो मकान, दो घर हैं, टू हाउसेस। अब आप चेक कीजिए इंग्लिश और हिंदी इसमें क्या अंतर आ रहा है। आप आराम से देखिए इसमें ध्यान से कि इनमें क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है। ये जो पहले लिखे हुए हैं ये पिजिन से लिए गए हैं, और इसका मैं आपको दे देता हूँ। इसका मतलब भी आपको बताया था वैसे, याद होगा आपको, जॉन्स हाउस। ठीक है, और मैं इसको ले जाता हूँ नीचे। अब चेक करें, आप कंपेयर करें आप ध्यान से। जॉन्स हाउस में देखो, पहला जो फ्रेज आया है, इसमें कहीं भी आपको जॉन्स अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी उसने प्रयोग नहीं किया है एस या इस का। फिर आप यहाँ देखिए, हाउस को चेक करें, हाउस में देखो एक हाउस है, जब भी हाउस है
और 2 हाउस है तब भी हाउस ही आ रहा है। और इंग्लिश में आप चेक करें, 1 हाउस आया तो हाउस आया, और जब 2 मकान की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा? हाउसेज़। ये जो अंत में एस या एस, ईडी वगैरह हम लगाते हैं, यही कहलाता है इन्फ्लेक्शंस। यहाँ देखिए हम कह रहे हैं जॉन का घर, तो हम क्या लगाएँगे? अपोस्ट्रोफिस लगाएँगे। उसमें देखिए कहीं पर भी अपोस्ट्रोफिस नहीं लगा हुआ है। तो ये कहलाता है इन्फ्लेक्शंस। इसका मतलब कि जो पिजिन भाषा होती है, उसमें इन्फ्लेक्शंस ना के बराबर होते हैं। इन्फ्लेक्शंस क्या होते हैं तो बता ही दिया मैंने आपको। 3 में बताया है कि मल्टीफंक्शनैलिटी, एक ही शब्द है वो विशेषण, क्रिया, एडजेक्टिव के रूप में काम कर लेता है। दूसरा आपको बताया है इसमें कि उसमें ग्रामेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, ग्रामर की जटिलता को हटा दिया जाता है। जैसे अंग्रेजी में जटिलता हो सकती है, हिंदी में हो सकती है, पिजिन में जटिलता नहीं होती है। और उसमें शब्द बहुत कम होते हैं, शब्द इसलिए कम होते हैं ताकि भाषा जटिल ना बने, भाषा आसान बनी रहे। ये 4 बड़ी विशेषताएँ मानी जाती है, किसकी? पिजिन की, याद रखिएगा। ये पिजिन की 4 बड़ी विशेषताएँ ली गई हैं, जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो इसमें एक चीज़ आप ये ले सकते हैं, तो परिभाषा में ये 4 विशेषताओं की बात कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी का पॉइंट? किसी कुछ ऐसा कुछ नहीं जो समझ नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा आप। यहाँ तक क्लियर है सभी का? चेक कर लीजिएगा। ये 4 बड़ी विशेषताएँ मानी जाती है पिजिन की। पीछे कुछ चीज़ें मैंने और ली है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा सभी लोग। और उसके बाद ये सेकंड वाला पार्ट लिया था हमने, कुछ उदाहरण दिए थे मैंने आपको, और ये चौथे में विशेषताएँ बता दी। ईश्वर अब पीडीएफ दोबारा पढ़ना आप, ठीक है? अब बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा तुम्हें। अब एक बार पढ़ लिया ना यहाँ पे, अब आप पीडीएफ पढ़ना आराम से, आपको समझ में आ जाएगा। एक लास्ट पॉइंट जो इसमें लिया गया है, वो मैंने टाइप भी बताए हैं, जो मैंने पीडीएफ में भी ज़िक्र किया है, उसको दोबारा देखिएगा। थोड़ा-सा आगे बढ़ता हूँ, ये लास्ट पिजन के बारे में लास्ट पॉइंट आ रहा है, फिर आज पिजन क्लास खत्म करेंगे। लास्ट पॉइंट ये है कि पिजन को 2-3 प्रकार से बाँटा गया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पिजन हैज़ दीज़ टाइप्स। ये मैंने पीडीएफ में भी दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ तो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है? इसमें नंबर 1 पर दिया गया है, पिजन का पहला जो टाइप दिया गया है, वो है जार्गन। आपके पीडीएफ में भी दिया गया है, उसको चेक कर लीजिएगा। जार्गन में क्या दिया जा रहा है, जैसे ये पहली अवस्था होती है, ठीक है? सबसे पहली अवस्था जो होती है पिजन की, सबसे ये किसके आधार पर? उसके विकास के आधार पर है, उसके डेवलपमेंट के आधार पर। दीज़ टाइप्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ और पीडीएफ में मैंने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। किस प्रकार से भाषा विकसित होती है, ऐसा ही मैंने पीडीएफ में भी लिखा है, ध्यान दीजिएगा। तो वहाँ पर आपको देखना है, दोबारा वहाँ देख लीजिए, वीडियो में देख लीजिएगा कि विकास के आधार पर पिजिन के 4 भाग माने। सबसे पहला जो प्रकार माना जाता है, वो है जार्गन, राइट? इसमें क्या होता है कि बिल्कुल हर चीज़ बहुत ही 1 या 2 शब्दों के रूप में होती है। शब्द बहुत कम होते हैं और इसका एक सामान्य सिचुएशन में प्रयोग किया जाता है जार्गन का, ओके? और आप ये भी कह सकते हैं कि हर इसमें हर बोलने वाला अपने-अपने ढंग से बोलता है। तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्म होता है जार्गन का, राइट? इसके बाद अभी 2-3 बातें और पढ़ेंगे। थोड़ा-सा मैं एक आगे लेता हूँ। नंबर 2 जो टाइप दिया गया है, नंबर दूसरा टाइप देखिएगा, उसमें दिया गया है कि स्टेबल पिजन, ये पीडीएफ में भी दे रखा है, चेक कर लीजिएगा। स्टेबल पिजन, इसमें भाषा थोड़ी और ज़्यादा स्थापित हो जाती है, यानी पिजन थोड़ा सीमित होने लगती है, सब लोग उसे कॉमनली प्रयोग करने लगते हैं, ओके? सब लोग उसे कॉमनली प्रयोग करने लगते हैं और अपनी-अपनी भाषा का रूप छोड़ने लगते हैं, ये दूसरी अवस्था आ जाती है। पहली अवस्था में लोग अपने-अपने ढंग से बोलते रहते हैं, जुगाड़ की तरह, जैसे मैं कुछ बोलता हूँ, तो आप समझ रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, ईश्वर कुछ बोल रहा है, तो वो समझ रहा है। तो इस प्रकार थोड़ा-थोड़ा इंडिविजुअल भी रहता है अपना-अपना तरीका जार्गन में तो, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा इंडिविजुअल वेरिएशन ज़्यादा रहता है। तो इसमें आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसमें क्या-क्या चीज़ें होती है, इंडिविजुअल जो है वेरिएशन ज़्यादा होता है, ओके? इसमें इंडिविजुअल वेरिएशन होता है एक चीज़, ये मान लीजिएगा।
और दूसरा इसमें दिया गया है कि जो साउंड सिस्टम बहुत सिंपल होता है, ये आप लिख सकते हैं वेरी सिंपल साउंड सिस्टम, वेरी सिंपल साउंड सिस्टम। राइट। नंबर 3 पर आप ले सकते, इसमें एक और ध्यान रखिएगा, 1 और 2 वर्ड अटरेंसेस होते हैं ज्यादा, 1 और 2 वर्ड अटरेंसेस, मतलब जो कथन या सेंटेंस बोले जाते हैं वो एक या दो शब्दों के रूप में होते हैं, ये इसका जार्गन की बात बता रहा हूँ। और चौथा, ए वेरी स्मॉल लेक्सिकन, वेरी स्मॉल का मतलब बहुत ही जो है छोटे, बहुत ही कम शब्द होते हैं, बहुत ही कम शब्द होते हैं, क्योंकि सब अपने अपने ढंग से बोलते हैं, ये इसका जार्गन की विशेषता होती है। स्टेबल पिजन में हम कह सकते हैं थोड़ा सा, हम कह सकते हैं कि अब ये भी कह सकते हैं कि लोग कॉमनली इसका प्रयोग करने लगते हैं, तो आप ये कह सकते हैं दिस सेकंड फॉर्म या सेकंड स्टेज इज या सॉरी बिकम्स रेगुलर। ओके, ये थोड़ा रेगुलर होने लगता है, ज्यादा लोग बोलने लगते हैं, एंड एंड इट इज मोर कॉमनली यूज्ड, इसका प्रयोग जो है अब ज्यादा भीड़ के रूप में प्रयोग करने लगती है, भीड़ इसका प्रयोग करने लगती है, अब ये इंडिविजुअल नहीं बच जाती है, ये स्टेबल पिजन में आता है। और नंबर 3 जो दिया गया है वो एक्सटेंडेड पिजन दिया गया है। एक्सटेंडेड पिजन का मतलब ये हो गया कि थोड़ी अवस्था और बढ़ती चली जाती है और थोड़ी ग्रामेटिकली कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। ओके, और ये कई बार तो ये एक तरह से ऑफिशियल स्टेटस प्राप्त कर लेती है। नंबर 3 पर लेते हैं, लिख लीजिएगा एक्सटेंडेड, ये वैसे पीडीएफ में दे रखा है, देख लीजिएगा, एक्सटेंडेड और पिजन। एक्सटेंडेड पिजन का मतलब ये हो गया मोर ग्रामेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी, यानी थोड़ा ग्रामर थोड़ी जटिल होने लगती है, मतलब बाहर का आदमी जल्दी समझ नहीं पाता क्या कह रहे हैं, मोर कॉम्प्लेक्स ग्रामर, वो हालांकि सिंपल होती है लेकिन वही लोग समझ पाते हैं, तो थोड़ी हमारे हिसाब से वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ओके, मतलब उनका अपना सिस्टम बनने लगता है, बाहर वाला उसे कम समझेगा, ये इसलिए कॉम्प्लेक्स का प्रयोग किया गया है। और ये इट बिकम्स ए लिंग्वा फ्रैंका, मतलब वो उनके बीच में लिंग्वा फ्रैंका का काम करने लगती है, इट बिकम्स ए लिंग्वा फ्रैंका। लिंग्वा फ्रैंका तो समझ ही गए होंगे, बातचीत की भाषा। और कभी कभी समटाइम्स इट बिकम्स ऑफिशियल, ये जो इस भाषा जब ये बनती है ये कई बार ऑफिशियल स्टेटस भी प्राप्त कर लेती है। ओके, ये है एक्सटेंडेड। और ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, तो पिजन का आखिरी स्टेज होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स ग्रामर, उनकी ग्रामर ऐसी हो जाती है कि बाहर का व्यक्ति समझ नहीं पाता, ये लिंग्वा फ्रैंका बन जाती, सब लोग इसका प्रयोग करते हैं बातचीत के लिए। और कभी कभी तो ये ऑफिशियल बन जाती, मतलब इसे भाषा का रूप दे दिया जाता है कागजों में। और जो आखिरी है, राइट, ये आखिरी जो बनता है ये क्रियोल कहलाता है, जिसकी हम कल चर्चा करेंगे। क्रियोल जो है ये ध्यान रखिएगा, मैं इसको लिख रहा हूं, ये इसका सबसे ज्यादा परिभाषा, व्हेन ए पिजन, जब कोई पिजन, व्हेन अ पिजन बिकम्स, ये मैंने शुरू में जिक्र किया था, द फर्स्ट लैंग्वेज, जब प्रथम भाषा बन जाती है पिजन, व्हेन द व्हेन ए पिजन बिकम द फर्स्ट लैंग्वेज, व्हेन अ पिजन बिकम द फर्स्ट लैंग्वेज इट इज कॉल्ड क्रियोल, इसे क्रियोल कहा जाता है। ओके, इसे क्रियोल कहा जाता है जब ये बन जाती है और इसे बोलने लगते हैं। आप ये भी कह सकते हैं द चिल्ड्रन ऑफ पिजन स्पीकर्स, जो पिजन बोलने वालों के बच्चे हैं ना, यूज क्रियोल इन द अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों में जो पिजन बोलने वालों की संतानें हैं
वो प्रयोग करने लग जाती है प्रमुख भाषा के रूप में, फर्स्ट भाषा के रूप में, तब ये क्रियोल बन जाती है, राइट। और जो ये टॉक पिशिन है ना, टॉक पिशिन, इसका भी जिक्र किया हमने, वो वास्तव में क्रियोल ही बन चुकी है, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था कि वो थोड़ी अलग हो जाती है। और इसका बस एक ही प्रयोग, ध्यान रखिएगा कि इसका प्रयोग बढ़ जाता है, ओके। ये लास्ट से जो है ये क्रियोल की आखिरी अवस्था, यहाँ पर ये पूरी तरह से प्रथम भाषा बन जाती है। मतलब ये हुआ कि द स्पीकर्स, या आप ये भी कह सकते हैं द स्पीकर्स ऑफ दिस फॉर्म ऑफ पिजन do not know or feel that they are speaking a bastardized language। ये है इसकी कहानी। तो एक बार आपको क्या करना है, इसे पीडीएफ में दोबारा पढ़ लीजिएगा। मैंने पीडीएफ में केवल नाम नाम लिखे हैं, ठीक है। वो मैंने कहा पढ़ाएंगे जब बात करें, इसलिए डिटेल में नहीं लिख पाया मैं। पीडीएफ में मैं केवल आपको नाम मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। वहां मैंने केवल ये 4 टाइप बता दी हैं, ओके। ये 4 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स लिख दिए हैं। और मैंने बताया है पहला जार्गन है, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। मैंने पीडीएफ में बताया दूसरा जो है वो स्टेबल पिजन है, ये पीडीएफ मिल जाएगा। तीसरा मैंने बताया है कि एक्सटेंडेड पिजन है, ये भी आपको मिल जाएगा उसी में, ओके। एक्सटेंडेड या एक्सपेंडेड भी कहा जाता है। और चौथा ये भी आपको मिल जाएगा उस पीडीएफ में, देख लीजिएगा, ये क्रियोल है। इस प्रकार से ये 4 टाइप दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपको उसमें मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये 4 टाइप है, इनको देख लीजिएगा। जार्गन, स्टेबल पिजन, एक्सटेंडेड पिजन और क्रियोल। क्रियोल आखिरी अवस्था है। आखिरी अवस्था में ये पिजिन बोलने वालों के बच्चों की भाषा बन जाती है, फर्स्ट लैंग्वेज बन जाती है। ये इसका एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं मोटी भाषा में, इसका स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान दें। ये जो होता है ना, फर्स्ट लैंग्वेज बनती है, ये क्या हो जाता है एक प्रकार से, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ देखिएगा, इट इज ए काइंड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए पिजन। ये किसी पिजन भाषा का स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाता है, एक तरह से पूरी तरह से ऑफिशियल फर्स्ट लैंग्वेज बन जाती है। ये याद रखना। जैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है, बास्टर्डाइजेशन होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है, वो पिजन की अवस्था होती है। लेकिन जब स्टैंडर्डाइजेशन होता है, व्हेन इट स्टैंडर्डाइजेशन, जब यहाँ देखिएगा आप, ये वाला जो शब्द मैंने प्रयोग किया है, ये होते ही वो क्रियोल बन जाती है, फर्स्ट लैंग्वेज बन जाती है। ओके, क्लियर है सभी का यहाँ तक? ईश्वर, अमित, वंदना, डीपी, सरिता, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा दोबारा सभी लोग, पीडीएफ में दिया हुआ है। वीडियो दोबारा देखिए, ध्यान से सुन लीजिएगा, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आप पीडीएफ पढ़ोगे, इजीली समझ में आ जाएगा आपको, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके देन, इनफ फॉर टुडे। बाकी मोस्ट प्रोबेबली कल क्लास लूंगा, अगर बाय द अगर मैं कहीं इधर चला गया तो दूसरी बात है, वरना मैं क्लास ले लूंगा, ठीक है। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव गुड इवनिंग एंड हैप्पी होली if you happen to celebrate the function. Okay, thank you very much. आप लोग देख लेना, ईश्वर, अमित, मुझे बता देना। हाँ, कोई बात नहीं, I'll सी टू दैट, I'll try to see, okay, देखता हूँ मैं।